how one should go about promoting a film. We have not taken the usual route because A, we can't afford it, and B, we felt that those are the routes taken by artists and filmmakers who make huge budget films and who have fantastic collections. Because ours is not going to give those kind of collections, so we thought it would be a waste of money to, you know, put so much funding in marketing the product. And also the fact that it would be interesting for people connected with the film to talk about the film, not necessarily about the usual questions, but perhaps to document thoughts and ideas which I have had a strong thought about. We've never been able to document many factors of some of the greats that have gone by. I would have loved to have sat with, say, Gurudutt ji or Raj Kapoor ji or K. Asif, Mehboob Saab, and just talked about what went through their minds when they were doing a particular sequence, why they chose that story, क्यों उन्होंने इस तरह का शॉट लिया, इस आर्टिस्ट को क्या ब्रीफिंग दी, दिलीप साहब के मन के अंदर क्या चल रहा था जब वो देवदास कर रहे थे. ये सारी बातें हमने कभी सुनी नहीं है और ना ही कभी हमने इसे डॉक्यूमेंट किया. So I just thought that it may be nice to initiate something like this. I know that we are never going to be in that same category, but we can at least just talk about it, you know. Vishal here from the field of music, and what goes through a creative person's mind when he decides to do a particular shot, या किस तरह की वो. जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी, मैं हिंदी में जी. उनके मन के अंदर क्या चलता है जब वो सोचते हैं कि इस तरह का हमें एक गाना गाना चाहिए या इस तरह का एक संगीत देना चाहिए. तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग, दुर्भाग्यवश नवाज़ और विद्या है नहीं आज क्योंकि वो सब व्यस्त हैं, लेकिन जितना भी हम तीनों में से हो सकेगा हम चाहेंगे कि, और फिर आप लोगों से भी हम जानना चाहेंगे अगर आपके पास कोई ऐसे प्रश्न हो जो कि हमें टटोल सके, हम चाहेंगे कि आप पूछें हमसे. तो ओवर टू विशाल. मुझे जब सुजॉय ने कहा कि ये आपको मॉडरेट करना है, एक तो इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी, बिकॉज अक्सर ये क्वेश्चंस हम प्राइवेटली पूछते हैं, चाहे वो सुजॉय हो या रिभू हो या बच्चन साहब हो. हाउ मेनी टाइम्स बच्चन साहब से जब भी मिलते हैं तो जितनी उनकी फिल्मोग्राफी है सब सारी फिल्मों के बारे में पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ. एंड आई थिंक तीन एक ऐसी फिल्म है जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. आई थिंक इट्स समथिंग दैट वी विल ऑल वांट टू नो अबाउट. सो बड़े संजीदगी से मैंने कुछ देर पहले प्रिपरेशन की है, और एक दो क्वेश्चन मैं ऑफ द शीट पूछना चाहूँगा टू स्टार्ट विद, इफ दैट्स ऑल राइट. आप अमिताभ बच्चन हैं, ओके. इट्स नॉट केवल एक नाम है. नहीं, ये यही मैं कह रहा हूँ, ये एक नाम नहीं है, ये एक इट्स अ ब्रांड, इट्स अ सिंबल, इट्स मतलब शायद इस देश का सबसे जाना माना जाने माने ब्रांड्स में से एक है, या शायद सर्वोच्च भी है. जब भी कोई थोड़ी सी भी हीरोगिरी कहीं पे भी कर ले तो लोग कहते हैं अरे अमिताभ बच्चन. इट्स परमानेंट एंड फॉर एवर. एक हाउ डू यू बिकम दिस मैन, जो एक कॉमन मैन है, एक वीक मैन है, एक मतलब एक सॉर्ट ऑफ लॉस्ट इंसान है. हाउ डू यू अराइव एट दैट? सबसे पहले तो इसके उत्तर में मुझे ये कहना पड़ेगा कि जो कुछ आपने इससे पहले कहा है कि आप अमिताभ बच्चन हैं, आप एक ब्रांड हैं, पहले तो उसको आपको नष्ट करना होगा, वास्तविक तौर में भी नष्ट करना होगा, और अगर वो हम एक चरित्र करने जा रहे हैं तो उसको लिए भी हमें इस चीज़ को नष्ट करना होगा. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है और ना ही मेरे अंदर कभी ऐसी विचारधारा आई है कि मैं एक ब्रांड हूँ या बहुत एक प्रख्यात ब्रांड हूँ या एक सोच हूँ, एक विचारधारा हूँ. जैसे कि आपने कहा किसी ने किसी को मार दिया, उसका कहा कि आप ऐसे बन रहे हैं, वो जो किरदार हमने किसी फिल्म में किया था उसका वो एक अनुवाद करके उसमें डाल रहे हैं.
असली जीवन में क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं कि क्या होता है। 10-5 आदमी सामने खड़े हो जाएंगे तो हम लोग कभी भी उनको मार नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप ये पूछते हैं कि आप ये जॉन बिस्वास जो कि इस किरदार का नाम है इस फिल्म में, उसमें कैसे गए, तो सबसे पहले तो आपको इसे नष्ट करना होगा। तो जब हम कहानी सुनते हैं और जब हमें रिबू और सुजॉय बताते हैं कि साहब ये कहानी है, इसको ऐसे करेंगे, तो इनको सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। आप सुजॉय को ध्यान से सुनते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ। और Yes. एंड इनके मन के अंदर क्या है, ये क्यों ये फिल्म बनाना चाह रहे हैं, ये कहानी इन्होंने क्यों चुनी, इस तरह का कैरेक्टर ये क्यों चाहते हैं कि मैं एक इस तरह का कमज़ोर किरदार हूँ, सबसे पहले मैं वो जानना चाहता हूँ। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों सोचा। और जब ये बता देते हैं कि हम चाहते हैं कि कैरेक्टर ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, तब उसकी धारणा एक हमारे मन के अंदर आ जाती है। हम घर जा कर के सोचते हैं उसके बारे में, फिर ये कहते हैं कि आपके पास हम एक स्क्रिप्ट देंगे। जो लिखता है स्क्रिप्ट, वो मैं मानता हूँ कि जो लेखक होता है वो सबसे प्रथम होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। वो न केवल लेखक होता है, वो कलाकार होता है, एक्टर होता है, वो सेट डिज़ाइनर होता है, वो लोकेशन फाइंडर होता है, वो डायरेक्टर भी होता है, क्योंकि वो बताता है कि आप यहाँ से यहाँ चल करके जाएंगे, इस जगह पर आप बैठेंगे, इस तरह के आप कपड़े पहनेंगे और इस तरह के अल्फाज आप बोलेंगे। तो सबसे ज़्यादा महत्व मैं देता हूँ लेखक को। तो मैं पढ़ता हूँ स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में पता चलता है कि ये इस तरह से बोलता है। उस लेखन से पता चल जाता है आपके मन के अंदर कि हम इसकी अदाकारी कैसे करेंगे, और उस धारणा के साथ हम जाते हैं सेट के ऊपर। सेट पे जाने से पहले कई दफ़े हम लोग आपस में बैठ करके डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं उसके ऊपर। ये हमें बताते हैं कि साहब इस तरह होगा, हम कहते हैं नहीं, अगर इस तरह करें तो कैसा होगा। वो डिस्कशन के बाद तय हो जाता है कि चलिए अब ये किरदार जो है इस तरह बोलेगा, इस तरह कपड़े पहनेगा, इस तरह का चश्मा लगाएगा, इस तरह टोपी पहनेगा, ये होगा। एक बार जब सेट पे चले गए तो फिर जो कुछ भी एक बार तय हो गया है, फिर उसमें परिवर्तन मैं नहीं करना चाहता हूँ। और जैसा कि वो आदेश देते हैं, जब शॉट होता है उसका पालन करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ने जो घर में बैठ करके अपने बारे में सोचा, कि हमने सोचा कि इसको हम ऐसे करेंगे, और जा कर के जब हम उसे दर्शाते हैं कैमरा के सामने, तो वो मॉनिटर पे देख के आके बोलेंगे कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, हम इतना हमको चाहिए नहीं, हम चाहिए इसको और ऐसे कर दीजिए, साधारण करिए। तो वहाँ हमें अपने आप को करेक्ट करना पड़ता है। ये जो कैरेक्टर है जॉन बिस्वास जो आप देख रहे हैं, वो मेरा नहीं है, वो मेरा उसमें योगदान बहुत कम है। योगदान सबसे पहले है लेखक का, उसके बाद निर्देशक निर्माता का, और हमें तो एक जगह खड़ा कर दिया है और कहा कि ये आपको बोलना है। अगर मुझे उस स्थिति में बोलना होता अपनी तरफ से तो शायद मेरे पास शब्द नहीं होते, लेकिन हमारे लिए काम बड़ा आसान कर दिया जाता है। हमें बता दिया जाता है कि आपको इस तरह बोलना है। उसमें एक आध की का अंतर हो गया, वो अलग बात है, लेकिन बोल जो है, जो वाक्य जो है, आवाज़ जो है, वो लेखक की, और किस तरह से उसको करना है ये है निर्देशक की आवाज़। अच्छा सर, क्या ये हमेशा रहा है? मेरे साथ तो हमेशा आपके रहा जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं, जो आपकी पर्सोना को डिफाइन करते हैं, मतलब एक बॉडी लैंग्वेज है, एक स्टाइल है, एक चलने का अंदाज है, बोलने का अंदाज है, जो हर बच्चन फैन या हर सिनेमा का फैन इंडिया में शायद जानता है और वाकिफ़ है उससे और चाहता है उसे। तो हमेशा वो भी राइटर से आया या वो आपकी क्रिएशन थी? जिस तरह का ईश्वर ने शरीर बनाया है उसको तो हम परिवर्तित नहीं कर सकते। सर क्लियरली ये बिल्कुल उसको तो हम परिवर्तित नहीं कर सकते। जो भी जैसे है, जो भी कमियां हैं, जो भी अवगुण है, खूबियाँ भी बोल सकते हैं सर, ऐसा मतलब? चलिए वो खूबियां तो बाद में पता चलती ना जी। वरना हम भी 27 साल तक तो ऐसे ही चल रहे थे, यही शरीर था। अचानक एक पर्दे पर आ गए, सब ने कहा यार इसकी तरह चलना चाहिए या इसकी तरह बोलना चाहिए। इससे पहले तो हम 27 साल से किसी ने हमसे नहीं कहा। वो पर्दा जो है उसने कमाल किया, हमने कुछ नहीं किया। अमेजिंग।
तो मैं ये थोड़ी मेरी पर्सनल, आई मीन दीज आर थिंग्स आई हैव ऑलवेज वांटेड टू आस्क, और मतलब हम जब मिलते हैं तो इतनी बहुत से मस्ती लोग होती है। तो आप चाल की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं सर ये जो आप टेढ़ा करके चलते हैं ना सर कमाल स्टाइल है आपका। तो उनको मैं कैसे बताऊं कि साहब ये कंधा मेरा है नहीं, ये मेरा मसल कट चुका है, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है मेरा, तो ये हमेशा झुका रहता है, ये सीधा हो ही नहीं सकता। मैं हाथ अपना ऊपर नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा देर तक, ये गिर जाएगा क्योंकि यहाँ मसल नहीं है, कट चुका है, यहाँ सर्जरी हुई थी, कट चुका है, तो है ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली झुका रहता है। मैं जब चलूँगा तो अपने आप ही झुका रहता है, इसमें कोई मेरी चाल नहीं, कोई मेरा प्रयत्न नहीं है कि मैं इस तरह से चल रहा हूँ। लोगों ने कहा सर वो ये आपने वो फिल्म बनाई ये शराबी, क्या स्टाइल था आपका सर, हाथ आपने डाला हुआ जेब में, पूरी पिक्चर आपने काम किया, कमाल था सर, पहले कभी देखा नहीं आपको ऐसे। उनको क्या बताएं हम कि साहब दिवाली के दिन मेरा हाथ में बम पड़ गया था, हाथ जल गया था मेरा, और उन्हीं दिनों शूटिंग निकल आई। तो कहा कि क्या किया जाए, तो हमने कहा भैया इसको लपेट लपाट करके जेब में रख लेते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये साहब आपका स्टाइल है, बट उनके पता नहीं कि परिस्थितियाँ क्या थी उसकी। परिस्थितियाँ ये थी कि उसको हम दिखा नहीं सकते। एक आध जगह आप शायद हुआ था जहाँ पर हमको वो घुंघरू ऐसे बजाना था, तो वो सब फटा हुआ जला हुआ हाथ दिखता है उसमें, उसे किसी तरह मेकअप में कवर करके। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को पता नहीं होती, लेकिन लोग समझते हैं कि ये एक स्टाइल बन गया है। सर इस फिल्म में भी ऐसा कुछ हुआ था शायद, मुझे एक चीट शीट दी गई है, तो किसी आपके जो एक बॉडी डबल के कपड़े बाय मिस्टेक आपको दिए गए थे, तो वो पैंट शायद आपके लिए थोड़ी सी ढीली थी, तो पूरा दिन आपको शूट करना पड़ा विथ, मतलब आपके हाथ जेब में थे बिकॉज यू होल्डिंग द पैंट्स अप, क्या ये हाँ सच जी, है? वो क्या था, क्या पिक्चर बना सर। तो उस दिन क्या हुआ कि जो कपड़े हमको पहनने थे वो आए नहीं सेट पे। जी। उन्होंने कहा साहब ये डुप्लीकेट के हैं, उसको आप पहन लीजिए, ज़्यादा कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो उन्होंने दे दिया हमको, तब वो तो थोड़ा ढीली थी पतलून। तो पूरा सीन हमने जेब में हाथ डाल के किया, लेकिन ये लोगों को पता नहीं कि हम क्या कर रहे थे। हम उसको एक्चुअली पतलून को पकड़े हुए थे, अगर नहीं पकड़ेंगे हाथ डाल के वो गिर जाएगी नीचे, इसलिए ऐसा लगेगा लोग। तो बहुत सी ऐसी और ये हरकतें बड़ी हम- सीरियस और मतलब गंभीर सीन थी, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स इज वेरी, कैरेक्टर बड़ा गंभीर है ये। डायरेक्टर गंभीर है, प्रोड्यूसर तो माशाल्लाह, जी जी। मतलब मैंने कुछ नहीं किया। नहीं वो तो ये तो आपके करियर का हॉलमार्क रह चुका है। ठीक है, अभी देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल प्रिपरेशन, जब आप रोल करते हैं तो फिजिकल प्रिपरेशन बहुत सारी होती है, और इसमें मैंने सुना है कि जब रिभू आपसे आए और उन्होंने आपसे ये कहा कि आपको आई थिंक 15 साल हो चुके हैं सिंस यू टेकन योर बियर्ड ऑफ फॉर अ रोल, तो पहली बार ये हुआ है इस फिल्म में 15 साल। रिबू ने कहा कि हम नहीं चाहते कि आप वैसे दिखें जैसे आप हर फिल्म में दिखते हैं। जी। ये हमारे थोड़ा कष्टदेह हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों में एक साथ काम करते हैं, टेलीविज़न कर रहे हैं, तो अगर दाढ़ी निकाल देंगे तो टेलीविज़न पर क्या होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मेरे एक शरीर का अंग बन गया है, इसको मैं खोना नहीं चाहता हूँ। आई नो द फीलिंग सर। कंधा तो ऑलरेडी खो चुका हूँ मैं, और बहुत सारी चीज़ें भी, बहुत सारी सर्जरीज वगैरह में खो चुका हूँ, तो ये मैं नहीं खोना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर इसको कुछ करना पड़ेगा, तो पहली दफ़ा इनकी बात को हमने सुनना बट पड़ा। आई वुड लव टू नो फ्रॉम रिभू कि ये हौसला आपने कैसे मतलब इकट्ठा किया कि आई एम गोइंग टू गो एंड आस्क मिस्टर बी टू टेक द बियर्ड ऑफ, और रिएक्शन क्या मिली आपको? नहीं, आई थिंक क्या है ना कि ये बहुत पहले से ही था जब हम कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे थे, बिकॉज जॉन बिस्वास का कैरेक्टर वैसा है, वो एक मिडिल क्लास नॉर्थ कोलकाता में एक छोटा सा घर में रहते हैं, और जैसे सर ने बताया कि वो जो सर का जो इमेज है, एक फेनोमेना है जो इमेज है, तो वो हमको वी वांटेड टू शेड दैट, हमको नहीं चाहिए था वो। और एक तो वो रीज़न था, दूसरा और एक रीज़न था कि हमको कोलकाता में रियल लोकेशन में शूट करना था फिल्म, और सड़क पे चलना है, कहीं और बस में ट्रैवल करना है, ट्राम में जाना है, तो हाउ डिड यू आप मैनेज दैट? तो आप वो कर नहीं सकते। व्हेन यू आस्क अमिताभ बच्चन टू नो सर आप सड़क पे चल लीजिए ना, आप नहीं कर सकते वो, क्योंकि आपको मालूम है वो नहीं हो पाएगा। तो वो भी एक थॉट था कि अगर हम सर को एक एकदम कॉमन मिडिल क्लास मीडियोकर एक लुक देते हैं, जो कि आम आदमी है, और भीड़ में भी चलेंगे तो 40-30-40 सेकंड लगेगा टू रिकग्नाइज,
तो वो फ़ायदा उठा के हमने बहुत सारे शूट जो रास्ते पे किया है, वो एक्चुअली बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि बाय द टाइम ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज कार, वो गाड़ी से निकल के वो चल रहे थे और हमने शॉट ले लिया, बाय द टाइम पीपल रियलाइज कि वो सर है, हमारा शॉट कैन हो गया। तो ये भी एक थॉट था पहले से। और बट सबसे इम्पोर्टेंट वही था कि जॉन बिस्वास जो कैरेक्टर है वो एक ही एकदम डिफीटेड, एक वीक आदमी है, एक लोअर मतलब मिडिल क्लास कोलकाता के घर में रहता है, एंग्लो बंगाली है। तो वो एकदम वो कैरेक्टर का पिच ही अलग था। तो सर के साथ हमारा जब हमने कहानी सुनाया उनको और फिर स्क्रिप्ट हुआ, फिर जब हम बात कर रहे थे तो ये हमारे ध्यान में था कि यही करना है। तो फिर हमने सर को जाके बोले, फिर हम आई रियली वांट टू नो कि आपको रिएक्शन क्या मिला। फॉरगिव मी सर, मैं उनसे पूछूंगा कि आपकी रिएक्शन क्या थी उस वक्त। मेरी रिएक्शन, हाँ, व्हेन ही आस्क्ड यू। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ा। मैंने भी बहुत हाथ पैर जोड़ा। मैंने भी बहुत दोनों तरफ से हाथ पैर जोड़ रहे थे। ये मत करो ऐसा यार, बड़ा मुश्किल होगा। तो क्योंकि आगे फिल्म का क्या होगा, वहाँ पर एड फिल्म हम कर रहे हैं उसका क्या होगा, टेलीविज़न कर रहे हैं उसका क्या होगा, बड़ा अजीब सा लगेगा। तो एक्चुअली हुआ ये कि वो टेलीविज़न हुआ नहीं, तो बच गए थोड़ा सा। और जितने भी एड फिल्म्स थे उनसे हमने कहा कि भैया ये 1.5 महीना जो है, 1.5-2 महीने आप मत रखिएगा कोई ऐड, क्योंकि हम ऐसी एक फिल्म कर रहे हैं जिसमें जी बिल्कुल, बिकॉज ऑल्सो क्या है ना कि वो करना ही था, क्योंकि वो अगर नहीं होता ना तो वो कैरेक्टर ही प्रेजेंट नहीं होता। तो जब सर आए कलकत्ता, हम लोग ऑलरेडी शूट चालू किए, शुरू हो गया था हमारा, एंड सुजय और मैं सर को मिले ग्रैंड में, और तो सर के पैर में गिर गए और बोले कि सर हटा दो, ये तो हटा दीजिए इसको। और एंड नेक्स्ट डे जब मैं शूट पे पहुंचा और मैं कुछ और शूट कर रहा था, फिर सर आए और सर ने कोई आके बोला कि सर बुला रहे हैं आपको वैनिटी में। और मैं वैनिटी वैन में घुसा तो देखा सफा चट मैदान। तो वो एकदम आई थिंक सुपर्ब था। हाँ, बट मतलब एज अ डिसगाइज ये तो इफेक्टिव नहीं है ना। द होल कंट्री आल्सो नोज हिम विदाउट द बियर्ड। आई मीन या ट्रू, एब्सोल्युटली। तो ये आपके सेट पे तो मतलब हमारे स्टूडियो में जब सर आते हैं तो लिटरली मतलब 15 मिनट के लिए कभी आ जाते हैं और लोग 200 लोग बाहर खड़े हो जाते हैं। हमारे वहाँ पे 10-10 हज़ार लोग आते हैं। हाँ, ये तो होना ही था। सो हाउ डिड यू मैनेज ये जो जोड़ रार के मतलब फेंक रहे हैं आप लोग? नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ विशाल, मैं आपको बताता हूँ कि कोलकाता में मिस्टर बच्चन का जो फैन बेस है वो खतरनाक है। क्योंकि आई थिंक हिंदुस्तान में मतलब दिस इज़ व्हाट आई फील कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फैन बेस उनका कलकत्ता में, और वो ह्यूज है, हुमंगस है, और सब फैन हैं और सब दे लव हिम। मतलब दे थिंक दे आर देयर प्रॉपर्टी। उनको लगता है कि उनका प्रॉपर्टी है वो। तो शूट के दौरान वो इसलिए क्योंकि मैं वहाँ का जमाई बाबू हूँ। सर हम टूर पे जा चुके हैं साथ में अक्रॉस द वर्ल्ड। आई हैव सीन द सेम रिएक्शन वेदर इट्स इन द यूएस और द यूके और अक्रॉस यूरोप। ये तो आई एम सॉरी बट दिस इज, आप हैं नेशनल प्रॉपर्टी हैं, ये आपको मानना ही पड़ेगा। इस फिल्म का नाम है 3, उसके बारे में बात करें बेहतर होगा। तो हाँ, तो चैलेंजेस थे बिकॉज आप सर के साथ शूट कर रहे हो। और नहीं, बट ये स्कूटर वाली शॉट आपने कैसे ली? मतलब आई बिलीव इट्स अ लॉन्ग शॉट। क्यों, बहुत सारे स्कूटर वाले शॉट्स हैं। एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको मैं। तो चौरंगी जो है कोलकाता का एक प्राइम जंक्शन है, बहुत भीड़ होता है वहाँ पे। तो एक शॉट लेना था कि स्कूटर से सर वहाँ से जाएंगे, और हमने कैमरा लगा दिया सब जगह, और सर को आके बोले सर हम रेडी है, आप आइए, तो सिग्नल से थोड़ा सा पहले आप गाड़ी से उतर के स्कूटर लेना और क्रॉस करना, विल टेक द शॉट, हम लोग शूट कर लेंगे। तो क्या हुआ कि जैसे ही सर उतरे गाड़ी में, स्कूटर में बैठे और क्रॉस करने ही वाले थे, पता नहीं कहाँ से लोग आ गए, क्या हुआ, सब सिग्नल्स ब्लॉक हो गए, सब रुक गया, एंड वी पैनिक्ड। सुजय एंड आई पैनिक्ड। हमको लगा कि क्या होने वाला है अभी। तो किसी भी तरह सर मैनेज करके स्कूटर घुमा के सर वापस वैनिटी वैन में चले गए, एंड सुजय एंड आई पैनिक्ड। और हमको लगा कि ये तो हो गया अभी, आज शूट होगा नहीं, क्योंकि वापस उधर कैसे जाएंगे, और वो शॉट उधर लेना ही था हमको। तो हम गए मुंह लटका के सर के सामने और बोले कि सर क्या करें, एक और दिन वी हैव टू कम बैक टू दिस लोकेशन अगेन। तो सर ने बड़ा एक सुपर्ब सा आइडिया दिया। उन्होंने बोला कि आज ही करते हैं, इमीडिएटली मत करो, 2-4 घंटा रुक जाओ।
ये दिस हैपेंड अराउंड 11 सवा 11 बजे, और सर ने बोला कि बोले कि 3 साढ़े 3 बजे ये शॉट लेते हैं, अगर चौरंगी में शॉट लेना है, अगर मैं बॉम्बे के इससे सर मैं बता देता हूँ इनको। मैंने इनसे कहा कि अभी यहाँ पर भीड़ भाड़ है, लोगों को पता है शूटिंग हो रही, तो फिर आ जाएंगे। तो ऐसा करो कि पता ना चले कि शूटिंग हो रही है। तो कैमरा वैमरा इन्होंने कहीं छुपा दिया, कहीं छत पे छुपा दिया, कहीं इधर रख दिया, उधर रख दिया। और मुझे मैंने कहा इतनी दूर भेजो कि किसी को अनुमान ही ना हो। यानी अगर मरीन ड्राइव यहाँ मुंबई में शॉट लेना है तो मुझे स्कूटर के ऊपर जुहू पार्ले स्क्रीन में बैठा दिया, और आप स्कूटर चला और के मैं अब यहाँ जुहू पार्ले से स्कूटर लेके चला हूँ मरीन ड्राइव में जो शॉट होना है उसके लिए। किसी सिग्नल पे रुके थे सर आप रास्ते नहीं नहीं, सब सिग्नल पे रुका चुपचाप से, किसी को कुछ पता नहीं चला। और बहुत मील दूर जा करके वहाँ से हमने शुरुआत की स्कूटर पे, तो किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे टोपी ओपी नीचे कर लिया और आराम से वो शॉट हो गया। अमेजिंग अमेजिंग। मतलब यू हैव टू डू सम अमेजिंग थिंग्स टू मेक अ फिल्म ऑब्वियसली। इस फिल्म में एक और खास बात इन्होंने मुझे बताई है कि जो ग्रैंड डॉटर के शॉट्स हैं वो आपने खुद शूट किए हैं। मींस देयर आर टीवी में जो आता है, फोन शॉट्स ऑफ जी, जी। द ग्रैंड डॉटर, ये आपने खुद जी ये गोप्रो, एक क्या गोप्रो है ना? सर, गोप्रो था और वो आईफोन भी था। हाँ गोप्रो है, एक छोटा कैमरा होता है। जी तो इनको शॉट चाहिए था जैसे कि एक बच्ची का आपने बचपन में होम वीडियो टाइप। होम वीडियो लिया हुआ है ना, तो कैसा होगा, वो थोड़ा हिलता है, ऐसे फॉलो करते हैं। जी, जी। तो वो मैं खुद ही चला रहा था, मैं खदेड़ रहा था लड़की को, बच्ची को, हाथ में मेरे कैमरा था या वो आईफोन था, ऐसे खदेड़ते हैं ना बच्ची को, आजकल भी हम लोग करते हैं ऐसे। जी जी जी। मैं तो करता हूँ अपनी पोती के साथ, यही तो मैंने कहा वही कर लेते हैं। दिस वाज माय क्वेश्चन सर, एज अ ग्रैंडफादर योरसेल्फ, और जो मतलब बहुत यू आर अ वेरी डोटिंग ग्रैंडफादर, एक ग्रैंडडॉटर की कहानी होना, हाउ मच ऑफ योरसेल्फ डिड यू ब्रिंग इनटू दैट रिलेशनशिप? सर ये कई बार इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, हम कई बार, हमारे यहाँ बहुत ही वरिष्ठ सब जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, इनको पता ही होगा। ये एक कई बार हमने डिस्कशन में किया है कि जब आप कोई एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जहाँ पर आपको अपने आप को उसमें डालना पड़ता है, आप क्या सोचते हैं। और हमने कई बार उदाहरण में भी कहा कि देखिए, मान लीजिए कि आपकी किसी निकट परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई, माता जी की मृत्यु हो गई, और आपको वो दर्शाना है। हमारे जीवन में, वास्तविक जीवन में, ये चीज़ एक ही बार होगी, भाग्यवश दुर्भाग्यवश। लेकिन मेरे फिल्मी जीवन में कम से कम 10 बार मेरी माता जो है वो मर चुकी है, और कितनी बार हमने जो भावनाएं वहाँ पर प्रकट की, वो कितनी बार वो ये सोच के निकली कि हाँ दरअसल मेरी माँ जो है वो मर गई है। क्या सोचता हूँ मैं, कई बार ऐसा होता है कि हाँ यार वाकई में अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे अंदर से ऐसा निकलेगा। और आज मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं अब सोचता हूँ कि 10 बार हम ये दृश्य को हम निभा चुके हैं। और जब मेरी माताजी का देहांत हुआ तो उस समय जो मेरे अंदर इमोशंस निकले थे वो असली थे उस समय के या नहीं थे, ये मुझे अभी एक संदेह है। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो 10 बार जो पहले हमने एक बार इसमें अपनी भावना प्रकट की थी, क्या उसमें तो नहीं निकल गई वो बात। ऐसा तो नहीं हुआ कि उन 10 दृश्यों में कहीं ना कहीं एक वो जो इमोशन था जो कि आना चाहिए था असली मृत्यु के समय, क्या वो निकल तो नहीं गया। या जो एक संदेह है हमारे मन में कि जब मेरी माताजी का देहांत हुआ तो शायद मैंने अपने आप को इतना भावुक नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। क्या मैं ज़्यादा शांत था, क्या मैं चुपचाप था, क्या मैं थक गया था कि मैं तो ये कर चुका हूँ कई बार। ये एक दुविधा मैं एक कलाकार के रूप में और एक व्यक्तिगत निजी रूप से भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये है एक प्रश्न मेरे मन में दोनों तरफ। जब भी बाबूजी का देहांत हुआ, जब माताजी का देहांत हुआ, तो क्या था वो जो उस समय न निकल पाया, या जो निकला क्या वो सही था या और होना चाहिए था। तो कई बार जब हम लोग ऐसा दृश्य करते हैं, जैसे आपने भी प्रश्न पूछा
कि ये आप बच्ची है, ये आपकी पोती है, कैसा होगा। हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, मैं आराध्या के साथ खेल रहा हूँ जी। और उसके साथ जब मैं खेलता हूँ तो मेरे मन के ऊपर चेहरे पर कैसी मुस्कान आती है, या मैं क्या बोलूँगा उसको या क्या कहूँगा। कई बार ऐसा मन में निकल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम आराध्या के सामने जाते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग दादाजी? आई मीन यू गेट अ वेरी peculiar response. So ये ठीक तरह से हमें मालूम नहीं होता है। सो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आम जनता जो कि हमारा अभिनय देखती है, वो उसने तय कर लिया है कि अगर एक दादा अपनी पोती के साथ खेलेगा तो इस तरह से वो बोलेगा या इस तरह से वो उसका व्यवहार होगा। जी। देखिए, अब हमें पता नहीं कि इसका श्रेय कहाँ या इसकी शुरुआत कैसे होती है, लेकिन जिस दिन पहला सिनेमा बना, उस दिन जिस तरह से एक पुरुष ने एक स्त्री को देखा और अपने प्यार का इजहार किया, किस तरह उसने एक गाना गाया उसके लिए, वो स्त्री ने किस तरह वो शर्माई या क्या किया, वो एक चीज़ निर्धारित हो गई। वो मेरे लगता है कि वो फिक्स हो गई कि ऐसे ही करना है, कि ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है। और वही देखा देखी बहुत से लोग अपने निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी कभी कभी वही चीज़ करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक छत पे से किसी हीरो ने किसी दूसरे छत पे किसी महिला को गाना गाया हो, तो वो भी जाएगा किसी अपने छत पे जाएगा अपने गांव में और वो गाएगा वैसे ही, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये सही तरीका, ये अगर मैं करूँगा तो वो जो स्त्री है, वो नारी है, वो कुछ आकर्षित होगी मेरी तरफ, या अगर मैं ऐसा डायलॉग बोलूँगा तो शायद वो आकर्षित हो। तो ये एक जो भेदभाव है ना सिनेमा और व्यक्तिगत जीवन में, ये जो आपने अभी पहले कहा कि आप एक ब्रांड बन गए हैं इस तरह से, ये उसमें मुझे ज़्यादा विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें पहले से निर्धारित हो चुकी हैं और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम शायद कुछ गलत कर रहे हैं। ये मेरे विचार है, पता नहीं बाकी लोग ऐसा सोचते हैं, या आप लोगों में से अगर मैं पूछना चाहूँ किसी में से कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये सही है या गलत है? सर, फिल्मों से ही पता चलता है कि एग्जैक्ट हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। रोमांस भी हमने वहीं से सीखा है, क्लास में अगर बात जी जी। आपने वहीं से सीखा है। नहीं, कई बार ऐसा होता है, मैं कह रहा हूँ ये नहीं नहीं, आई मीन कि सर, बेस्ट एग्जांपल आप ही की फिल्म से अग्निपथ, आपने अलग करने का कोशिश किया, उससे पहले लोग अगर बच्चन साहब को ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे कैसे? जी जी, तो मेरे ख्याल में आप सही कह प्रभावित होते हैं लोग, ये माध्यम ऐसा है कि उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, मतलब पर हमें ये अभी तक नहीं मालूम कि जो हमने किया फिल्म में वो सही था या नहीं। वो तो ऐसा ही पता होना नहीं सर, चाहिए लेकिन था या नहीं? अग्निपथ के बाद हर गैंगस्टर ऐसे ही बोलता है। ये तो है। तो ये चर्चा का विषय बन सकता है। तो शायद फिल्मों के क्लाइमेक्स हमेशा अच्छे होते हैं और हमें क्लाइमेक्स पता होता है, इसलिए हम भी अपनी जिंदगी को उस दायरे में देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लव स्टोरी और हमें पता है अंत में हीरो हीरोइन मिल गए हैं, तो रियल लाइफ में भी इसलिए लोग फिल्मी सीन्स अपनी लाइफ में इमेजिन करते हैं क्योंकि उन्हें पता है क्लाइमेक्स अच्छा ही होगा। या वो इसलिए क्योंकि मैं बाबूजी से पूछा करता था ये कि बार बार आप ये हमारी फिल्में रोज़ शाम को क्यों अपने आखिरी दिनों में वो रोज़ रात को एक फिल्म देखा करते थे मेरी। तो मैं उनसे पूछता था क्यों बार बार आप देखते हैं, वही फिल्म है, वही चीज़ है, 4-5 फिल्में वो देखा करते। तो उन्होंने कहा कि 3 घंटे के अंदर पोएटिक जस्टिस मिल जाता है बहुत खूब। हमारे और आपको, हमारे पूरे जीवन काल में या 7 जन्मों में भी शायद पोएटिक जस्टिस ना मिले। और यही आकर्षक बात है सिनेमा की कि अंत में हम जो फिल्म देखने जाते हैं, हीरो है, हीरोइन है, वो बाप उसको झगड़ा कर रहा है, उससे झगड़ा कर रहा है, विलन है, उसको संग नहीं आने दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको विश्वास है कि यार ये जब इंटरवल के बाद जब ये क्लाइमैक्स आएगा ये दोनों मिल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी आप बार बार उसे देखने जाते हैं। यही आकर्षण है सिनेमा का। तो हमें पहले से ही पता होता है कि ये होने वाला है ऐसा। कई बार अभी पत्रकारों से मिल रहा था मैं, उन्होंने कहा कि साहब ये मिस्ट्री फिल्म है, पहले दिन के बाद तो इसका राज निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा। आप रोमांटिक फिल्म में भी देखने जाएंगे, आपको मालूम है कि ये दोनों एक साथ मिलेंगे। ये विलन है, अभी बहुत बदमाशी कर रहा है, लेकिन अंत में मार खाएगा ये। कहीं पता है आपको, कहीं पता है आपके मन के अंदर, लेकिन फिर भी आप वो 3 घंटे का इंतजार करते हैं उस अवसर का। कितने लात मारेगा, कितना घुसा मारेगा, क्या करेगा, कैसे मरेगा, कैसे जिएगा, क्या होगा, वो आप देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो कहानी तो कहीं ना कहीं पता होती है हम सबको। सर, स्पीकिंग ऑफ पोएटिक जस्टिस, आपके जो कोलकाता में, आपकी निजी ज़िंदगी में आपने कोलकाता में काफ़ी वक्त बिताया, आपने वहाँ पे काम भी किया, और मैंने सुना इस फिल्म के सेट पे आपके जो पुराने बॉसेस थे वो आ गए थे। जी
तो हाउ डिड दैट फील? आप उनको जानते हैं? नहीं, मैं जब भी कलकत्ता जाता हूँ तो जी, अच्छा, मतलब आप हमारा संपर्क रहता है उनके साथ। जी, उनको नहीं भूला जा सकता। पहली नौकरी, पहले हमारे बॉसेस, और कहीं ना कहीं हमें लगता है, मेरे ख्याल में जनता से भी जानना चाहूँगा, आप लोगों से भी, बॉस जो होता है वो उसकी एक एक अजीब सी धारणा होती है, ये हमारा वकील है, ये हमारा गुरु है, ये सब कुछ जानता है, ये हुकूमत करता है हम पर। बड़ा आदर और सत्कार रहता है उसके लिए हमारे मन के अंदर। और वो भले आप अपनी नौकरी बदल दें, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ आपने अपना काम छोड़ दिया होगा, लेकिन जो आपके पिछले काम का बॉस होगा उसे आज भी आप उतनी ही आदर से और सत्कार से और उस नज़र से देखते हैं कि हमारा बॉस था। नहीं, सही है। मैं जानता था कि आप ये कहेंगे, कई बार ऐसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस शब्द को नहीं भूलेंगे। आप वो कहेंगे, बॉस आप ज़रूर कहेंगे। हमारा ये बॉस अच्छा था या खराब था वो दूसरी बात है, लेकिन बॉस शब्द का इस्तेमाल आप अवश्य करेंगे। तो आप उनको बॉस कहते हैं? बॉस ही कहता हूँ मैं कहता हूँ कि आप ये तो हमारे उनको बॉस। कैसे लगता होगा, मतलब आई मीन ये तो अब उनसे पूछना पड़ेगा। आई वुड रियली लाइक टू नो कभी ना कभी। अच्छा, अब मेरी चीट शीट समाप्त हो चुकी है, तो आई थिंक इनसे कुछ पूछा नहीं ये हाँ, मुझे एक्चुअली आप दोनों से सर पूछना था। चाहिए सुजय से। नहीं, मुझे आप नहीं, दोनों मैं से आप लोगों इनके से बारे कहना- में। के लिए मत पूछे क्योंकि हिंदी सुन के मेरा थोड़ा नर्वस हो गया। नहीं, आप अंग्रेजी में बोलिए, आप बंगाली में बोलिए, मैं उसका अनुवाद कर दूंगा। आप ना ही बोलिए, बेहतर है सर। मैं यही पूछने वाला था कि आप लोगों ने सुजॉय को सेट पे, मतलब वाज ही देयर थ्रू आउट, आपने झेला सारे फिल्म के दौरान, या जस्ट फॉर स्मॉल सेक्शंस? ये झेलने के पीछे भी कहानी है, क्योंकि जिसने सुजय घोष को झेल लिया उसने पूरे जीवन में अपना झेल लिया जो कुछ। और इसकी प्रेरणा मुझे मिली विशाल से, क्योंकि सबसे पहले सुजॉय जो थे, इन्होंने विशाल और शेखर को ढूंढा, सबसे पहले अवसर दिया बिल्कुल। इनकी फिल्म में। तो कहीं ना कहीं इनकी जो इंटेलिजेंस है उसको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इतने प्रख्यात संगीतकार को ढूंढा। व्हाट इज प्रख्यात तो चुना क्यों उनको तुमने? बट ठीक है, बट प्रख्यात मतलब ओके, अच्छा, बंगाली में क्या कहते हैं? मोटा मोटी। मोटा तो है, मोटी का हाँ है, मोटी नहीं है। No, but seriously, I do feel that Shuja has a certain intelligence about cinema, about music, about worldwide things. दुनियादारी के बारे में, सिनेमा के बारे में, संगीत के बारे में इनकी कुछ ऐसी एक समझ है, एक सोच है जो कि कई बार मुझे ताज्जुब होता है। कई बार हम लोग एक साथ बैठे हैं, कभी कभी रात बेरात समय बिताना हो तो हम लोग इनके स्टूडियो में पहुंच जाते हैं रात को, ये भी रहते हैं, गपशप होती है, संगीत वगीत की बात होती है, अचानक कोई धुन एक छिड़ जाती है, लेकिन हमेशा मैंने देखा है कि वो तुरंत ये कह देता है कि ये सही नहीं है, ये सही है, ये ख़राब है, ये अच्छा है, और वैसा ही होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जिज्ञासा हाँ नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, दिस नॉलेज, ये इंटेलिजेंस कहाँ से आई आपको? Wisdom is the word. विजडम, या I don't know about that, sir. I have no idea. But can I say something? What आपने जो शुरू किया ना, हाँ, कृपया, please. डिस्कशन कि सर एक ब्रांड है, सर एक वो है, whatever sir is. But I think for any director, like whether it's Ribhu or me, for us sir is an actor, and an actor who can do anything. So whether it's John Biswas or Vijay Chauhan or Vijay Malhotra, जो भी हो, Vijay any surname. Sir is an actor. So when we look at a script, it doesn't matter whether it's the character is of a weak person or a handicapped person or anything. He fits into anything because you give him anything, he'll do it. I mean, that's where we are completely in awe of sir, completely humbled by his command over this thing called acting. He is an institution. I mean, sir, बोलेगा नहीं मैं नहीं हूँ ऐसा कुछ। दुनिया में कौन ऐसा कलाकार है जिसको अगर आप कहेंगे कि आपको ये अदाकारी करनी है और वो कहेगा मैं यही करूँगा और कुछ और नहीं करूँगा? तो जब ये कोई भी कलाकार यही करेगा ना। आप अपने आप को एक प्रोफेशनल कलाकार कैसे कहते हैं? हाँ, तो that is it, डॉक्टर, एक प्रोफेशनल डॉक्टर होता है, उसको कहे साहब आपको पेट चीरना, कहे साहब मैं इतना ही चीरूंगा, आगे नहीं चीरूंगा क्योंकि मुझे आता नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो वही करेगा जो उसको करना है ना, जो
प्रोफेशनली अगर हम कलाकार अपने आप को कहलाते हैं तो जो भी आप हमको काम देंगे उस किरदार को हमको निभाना पड़ेगा, हाँ, तो आई डोंट थिंक देयर इज वरना आप हमको बदल दीजिए। और अगर हम निभाने के बाद लोगों को लगे, जनता को लगे कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं, तो अगले फिल्म में वो आपको नहीं देखेंगे उस किरदार में। सो आई थिंक ये तो बड़ी मामूली सी बात है। नहीं, वो तो मैंने उदाहरण के तौर पे कहा, प्रोफेशनलिज्म की बात की। ये अपना अपना मैंने आपको बताया, देखिए जिसने जैसे लिखा होगा उसी को हम प्रतिबिंबित करेंगे। अपनी कहानी हम नहीं बना सकते बट सर और ना ही हम अपने वाक्य बना सकते हैं। यदा कदा कहीं पर एक लफ्ज हमने बदल दिया, ये हो गया, लेकिन आमतौर पर जहाँ तक मेरी बात है, मैं जो लिखा गया है उसका पालन करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो अंतिम चीज़ है। कुछ नहीं होता उसमें, मैं आपको बताऊं, देखिए सब लोग पूछते हैं कि ये अदाकारी में क्या। सबसे पहले तो आपको भाषा जाननी चाहिए, सही बोलना आपको चाहिए वो भाषा, वो चाहे मराठी हो, हिंदी हो, बंगाली हो, उर्दू हो, कुछ भी हो। अगर आप भाषा को सही तरीके से बोलेंगे, आपकी अदाकारी हो गई, क्योंकि बाकी सब काम तो आपके लेखक ने कर दिया है। उसको केवल बोलना है आपको सही ढंग से। अगर आप बोल देंगे जिस तरह से लिखा गया है, आपकी अदाकारी हो गई, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं जितने भी कलाकार हैं, अपने पुत्र को भी मैं यही बोलता हूँ, अभिषेक को भी यही बोलता हूँ, भाषा सीखो भैया। सही भाषा अगर आप बोल पाएंगे तो लेखक जो है वो तो सही भाषा ही लिखेगा ना, वरना वो लेखक नहीं है। वो सही भाषा लिखेगा, आप उसे बस बोलना है आपको। बोल दिया आपने, उस कलाकारी तो वही करेगा। एक्टर तो राइटर है, उसने एक्टिंग करके लिख दिया, सोच करके इस तरह से ये एक्टिंग करेगा, उसको आपको केवल बोलना है। एक प्रश्न मेरे मन में आता है सर, माफ कीजिए, इट्स लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रेच, बट मैं पूछ लेता हूँ जुर्रत करके। ये हमेशा रहा है अगेन विथ यू, एक ज़माना ऐसा था कि आप यू नो व्हेन अमिताभ बच्चन वाज ऑन स्क्रीन, यू न्यू कि he is going to be the hero of all heroes, he is going to be the but for a long time now आपने ऐसी फिल्में की हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रही हैं, चाहे वो पा हो, चाहे तीन हो, चाहे आई मीन इन सो मेनी डिफरेंट, वी हैव सीन यू इन सो मेनी डिफरेंट अवतार्स इन अ वे। क्या ये एक डज इट कम फ्रॉम नोइंग दैट यू नो कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर हैज नथिंग लेफ्ट टू प्रूव ऑन द क्रिकेट पिच, ही प्लेज फॉर हिज एंजॉयमेंट। ये क्या यही भावना है, मतलब वाज इट ऑलवेज लाइक दैट, हाउ डज इट, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। सर इसका एक बहुत ही साधारण सा उत्तर है जी, इसको कहते हैं उम्र का तकाजा। उम्र हो गई, अब वो नहीं कर सकते जो पहले कर रहे थे, तो अब नहीं वो नहीं, लेकिन करें। जो आप अब कर रहे हैं वो पहले से बहुत ज्यादा है इन द सेंस ऑफ रेंज एज एन हाँ, एक्टर। क्योंकि उम्र की वजह से मिल रहा है ना। उस उम्र में केवल एक नौजवान व्यक्ति जो एक खूबसूरत स्त्री से स्नेह करता है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए, वो पूरे 3 घंटे लगा देता है। इसके अलावा और तो वो कुछ करता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बीच में यदा कदा एक आध लोग आ जाते हैं, उनको मार पीट के अलग कर देता है, लेकिन उसका ध्येय जो है, उसका सर, ये ध्येय सारी जो है वो फिल्मों में यही हम है। पले बड़े हैं सर। पर मेरी उम्र में मेरा ध्येय ये नहीं हो सकता है सर। सोचने वाली बात है। नौजवान कोई स्त्री है नहीं, वहाँ पोती होगी, एक कोई रिटायर्ड अफसर है बेचारा, उसकी कुछ समस्या होगी, उसको सुलझाना, एक बच्चा है जो कि बीमार है, उस तरह की भूमिकाएं मिलेंगी जी। उस भूमिका को निभाना सर, ये तो एक कलाकार की हैसियत से मुझे करना पड़ेगा। अब अगर वो लोगों को पसंद आ जाता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो घर बैठ के कुछ और ढूंढेंगे। सर क्या आपको कभी किसी को एक्टर को रोकना पड़ा है ये देख के, क्योंकि उनके चेहरे पे तो दिख ही जाता होगा कि यार मेरे सामने अमिताभ बच्चन खड़ा है। नहीं सर, कोई भी ऐसा कलाकार किसी भी इस प्रकार की मुद्रा को अपने चेहरे पर नहीं लाता है। सर ये नहीं हो सकता, बिकॉज मुझे याद उल्टा है, उल्टा अगर उनके चेहरे के ऊपर कुछ आ रहा है तो वो मेरी छवि उनके चेहरे पर जा रही है, क्योंकि मैं घबराया हुआ रहता हूँ, यार ये नवाजुद्दीन सामने, इसके सामने मैं कैसे काम करूँगा, या ये इरफान है, ये दीपिका है, ये अभी बाकी लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला नहीं, रणवीर हो, आलिया हो, कंगना हो, सबके सामने
सर हम लोग सब बहुत घबराए हुए रहते हैं, इनके सामने कैसे काम करेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये अच्छी घबराहट होती है, हम लोगों को सीखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग सब बहुत ही सक्षम कलाकार हैं और हम लोग कई सालों से चले आ रहे हैं अपनी भूमिका निभाते हुए। अचानक एक ऐसा कलाकार सामने आ जाता है जो कि वो नहीं करता है जिसके लिए हम तैयार हों। जी कहीं ना कहीं जो हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा करता हूँ कि अगर कोई सीन होगा तो कई लोग होते हैं अपना अपना सीन उसको हाईलाइट कर देते हैं जहाँ जहाँ वो आते हैं, ताकि अपना यही अपने याद करना, याद करके चले गए। मैं ऐसा मानता हूँ सर कि जो दूसरा कलाकार है उसकी भी लाइंस को मुझे याद रखना चाहिए, तो मैं उसकी भी लाइंस याद रखता हूँ। फिल्म में होता क्या है सर, जब हम लोग बनाते हैं हमें ये करना होता है कि ये जो बोल रहा है आदमी हमारे सामने खड़ा हुआ, इसको मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा बोलते हुए, लेकिन वास्तविकता तो ये नहीं है। बिल्कुल। रिहर्सल कई बार हो चुका है, 100-200 बार हमने सुन चुके हैं, लेकिन जब कैमरा शुरू होता है तो हमें ऐसा प्रिटेंड करना होता है या ऐसे भूमिका निभानी होती है कि ये हम पहली दफ़े सुन रहे हैं इस कलाकार को। इसलिए वो क्या कहने वाला है हमको पहले से मालूम है, हमको उसे याद कर लेना चाहिए ताकि हमारे जहन के अंदर रहे कि ये इसी तरह कुछ बोलने वाला है। अब इसने बोल दिया है, यहाँ पर एक पर्दा डाल दो, ये हमने सुन लिया। अब उस पर्दे को हमें उठा करके इसका उत्तर देना है जो हमको लिख करके मिला हुआ है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उसकी वो क्या कहने वाला है वो पहले से भी हमें याद रहना चाहिए, ताकि पूरे सीन की भूमिका हमारे मन के अंदर रहनी चाहिए। अगर हम अपने केवल वाक्य याद करके बोल देंगे तो कहीं वो इन टोटलिटी वो सीन हमारे मन में नहीं आएगा और ना ही वो जो दर्शक है उनको देखेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको उनकी बातें सुन करके शायद अपना जो परफॉर्मेंस उसे बदलना पड़ता है या उसमें थोड़ी सी रुकावट लानी पड़ती है या कुछ बदलाव लाना पड़ता है। हम कुछ सोच करके आए हों लेकिन उसको जब सुना उसने और डायरेक्टर ने कहा कि नहीं ये ठीक कह रहा है, तो फिर हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हमारे सामने जो कलाकार होता है उसकी अहमियत हमारे से ज़्यादा होती है। वो जो करता है उससे हम लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सर इसी बात पे मैं आपसे आगे जानना जी जी जैसे आगे आपने कहा कि सामने वाले की लाइन सुन के जो आप सोच के आए, कई बार सामने वाले की लाइन सुन के परफॉर्मेंस बदलना पड़ता बिल्कुल। है। वो क्या मोमेंट होता है, क्या आप बदलाव लाते हैं? वही चीज़ पहले हम लोग रिहर्सल करते हैं। कई कलाकार जो है वो उसी तरह का रिहर्सल करते हैं जिस तरह से वो परफॉर्मेंस बोलने वाले हैं। कई लोग होते हैं वो रिहर्सल करते समय तो ऐसे ही कुछ बोल देंगे और जब कैमरा चालू हो जाता है तो फट करके, तो ये सर वहाँ पर थोड़ी बहुत आपको तकलीफ तो नहीं कहूँगा, थोड़े से आपको चौकन्ने रहना होता है कि अगर इसने ऐसे, हर बार होता है, कई बार होता है। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो कि रिहर्सल के टाइम वो नहीं करेंगे जो टेक में करने वाले हैं और टेक में कुछ ऐसा गलत निकल जाता है, गलत नहीं कुछ और निकल जाता है। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि रिहर्सल में हमने कुछ ऐसा किया और टेक में कुछ और ही हो गया। तो कम से कम ये सुविधा रहती है सामने वाले को भी और मुझे भी, यार इसको कट कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि आप ऐसा बोलने वाले हैं, मुझे थोड़ा सा सोचने का समय चाहिए। कई लोग कहते हैं नहीं साहब आपने नहीं सोचा तो ये आपकी जिम्मेदारी है, हमको हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो यार। तो वो थोड़ा संभालना पड़ता है ये। हाँ जी, ये नाम लेना यहाँ उचित नहीं है। हाँ जी, सॉरी, we have to be on the toes all the time. This is not a relaxed profession. We are continuously being and doing things that we don't do in normal life. But what drives you to do it, sir? What drives you? I mean, at the end of the day, आपने सर अपना किचन चलाना है इसलिए और क्या। रोजी रोटी का मामला है। सर किचन तो चल ही जाएगा, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सेलेंस, जो जिस तरह से आप एक्सेलेंस को चेस कर रहे हैं, यू आर द हार्डेस्ट वर्किंग पर्सन आई नो, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम ऑन स्टेज, फरीदुन नोज, वी जस्ट हैड दिस चैट आउटसाइड। आई हैव नेवर सीन एनीवन जो मतलब इतने ड्रिवन है, जब आप गाना गाते हैं तब भी इतने ड्रिवन, जब आप शूट करते हैं तब भी इतने ड्रिवन। हाउ डू यू आफ्टर ऑल दिस टाइम फील, मतलब जब आप समझे आपको 3 की शूट में जानी है, हाउ डू यू motivate yourself to be the best
that you can be on that day and to do मतलब 3 किलोमीटर से ट्रैफिक में स्कूटर चला के आना है just to do a shot. You know, it's not मतलब ये कोई I don't think I would honestly be able to do it. और मैं तो बहुत ही ज़्यादा लेजी हूँ, तो मेरी बात अलग है. तो But ये इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर यदि मैं 80-90 साल तक जिया और यदि मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं अपनी फिल्म को देख सकूं, तो मैं ये कह सकूं कि यार ये मैंने गलती नहीं की, ये सही किया, या अगर गलती की है तो अब मैं उसका अफसोस कर रहा हूँ. 20-30 साल के बाद अगर उसको मैं देखूं तो मेरे मन के अंदर ये होना चाहिए कि ये सही किया मैंने. उस चीज़ को अभी से स्थापित करने के लिए उतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ताकि 20-30 साल बाद अगर आप अपने आप को देखें, उसमें कोई त्रुटियां ना निकाल सकें, तो मैं मानूंगा कि हम सफल हो गए. Sorry? Lots of mistakes. And I do want to go back and correct them. सभी अभी आप तो बड़ा अफसोस हो रहा है अभी. या कहने के लिए यह है कि हाँ, कोशिश ये रहती है जब जो प्रश्न इन्होंने पूछा, जब आप शॉट दे रहे होते हैं तो क्यों उतना आप करते हैं. एक तो यह है कि जब शॉट हो रहा होता है और आपकी गलती की वजह से वो रुक जाए, तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, यार मेरी वजह से ये गलती हो गई. किसी के जीवन में भी छोटी सी भी कहीं भी गलती हो जाती है, उसको अफसोस होता है उस बात का. कोई भी परिस्थिति हो, लगता है कि यार गलती हो गई. एक तो ये है जनता के सामने जाना, उनके सामने जा कर के कोई ऐसी चीज़ कर देना जो कि गलत हो जाए, सही ना बोल पाना. कैमरा चल रहा है, आपने गलती कर दी, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, वो जो कैमरा के पीछे खड़ा है वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, कितने रिटेक कर रहे हैं आप, उसको कैसे कम किया जाए. इस डर से, इस भय से मैं उतने बार उसको रिहर्स करता हूँ ताकि जब कैमरा चले तो एक ही टेक में सब कुछ हो जाए. कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, उसका अफसोस रहता है, और ये एक मन के अंदर एक ये विद्रोह रहता है हमारे. रात को सोचता हूँ अरे यार उसके 4 टेक हो गए, बाकी लोगों ने क्या सोचा होगा. वो सोच जो है थोड़े से परेशान करती है, और वही डर जो है फिर अगली बार ये हमको प्रोत्साहित करता है कि चलो ऐसी दुर्दशा फिर ना हो, ऐसी गलतियाँ फिर ना हो. मेरा ऐसा सोचना है, बाकियों का मुझे नहीं कह सकता. Never. I would never want to be satisfied. I think it's a very dangerous situation for any creative person to be satisfied with his work, because that's the end of creativity. Then. absolutely true. The moment you say that you're satisfied, then you are beyond. Somewhere I feel that satisfaction is not a word that creative people would want to use. At least I wouldn't want to use. Because I feel that becomes like a full stop in your creativity. Every day should be a learning or an experiment or a... Oh yes, I still feel that, yeah. I still feel, yeah. मैं वापस विशाल के पहले सवाल पर लौटना. जी. ये जो कैरेक्टर है जो थोड़ा दबा कुचला सहमा सा कैरेक्टर है. जी. और जैसे आपने कहा कि कई बार इमोशनल तरीका यूज करते हैं, उस कैरेक्टर में जाने के लिए वो अमिताभ बच्चन को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या होती है? क्योंकि आपने सोच रखा है ऐसा, इसीलिए आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन कोई एक बहुत ही बड़ी हस्ती है. ऐसा है नहीं, ये केवल एक नाम है. मैंने शुरू में भी कहा, फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले 27 साल वही नाम था मेरा. उस समय तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा. अब क्यों सोच रहे हैं? ये पर्दे ने कमाल किया, हमने कुछ नहीं किया. तो हम किसी चीज़ को नष्ट नहीं करते हैं, हम वही इंसान हैं, हम वो किरदार कर रहे हैं, ये खेला खेल रहे हैं. Sujoy, Kahani was extremely engaging film in terms of primarily it's something which is the context is Bengali literature in a way, and maybe it's what used to Bengali people somehow, but when people outside of India just saw it, it was loved all over India. When you see the promo of Teen as well, we see that entire mystery element, but at the same time it's having that Bengali context into it, the entire ambience and all those things. Do you feel that it's something that there's a lot of we've had like Mukesh Bakshi, Bengali literature and all those things as well. It's something that there's
so much more in Bengali literature as far as history element is concerned that maybe we can see it in Hindi cinema on a wider scale. No, I'm not sure if I got the question. No, I ये mean, कह रहे हैं कि बहुत सा जो लेखन है बंगाली में वो भी मिस्ट्री के ऊपर है, ब्योमकेश जैसे किरदार हैं, और भी इस तरह की फिल्में आप हिंदी में पढ़ Context in Bengal, but it's loved all over India as well because of something newness actually. Because many times we see similar sort of story, mystery stories in Bollywood, but then you see something different, which is like pertaining to Bengali specifically, which Bengalis love anyway. But when you have it all over India, it's something. It becomes bigger, and it's something that people find it surprising. Actually, it's not the usual that we see in say Hindi cinema. yeah, I guess it all depends on the world of the script. You have a world in which every story is set, and we constantly search for that world. Where is that perfect world where we can set the story, where the characters would come alive, the story would come alive, and it'll more importantly take the audience into that world. Okay, so here we had three characters who were inhabitants of Kolkata, who has probably fourth generation in Kolkata, and so that's how Kolkata came in and we presented the whole story. Yes, Kolkata has a lot of literature. Kolkata has a lot of detective stories, a lot of mysteries. But I don't know if all of them are possible to be filmed and presented to a national audience. You have to, search and select and find that one specific thing. But as far as Teen is concerned, I think it's something which very organically fell into place, and it happened. अमित जी एक खास लहजा आप हर फिल्म में लेते हैं इसमें. Sorry? हाँ ऐसे बोलो, बेहतर सुनाई देता, ये इसमें सुनाई नहीं देता. सर एक खास लहजा आपने राधा के किरदार में इस फिल्म में यूज़ किया है जो थ्रू आउट द फिल्म भी सुनने को मिला. तो ये लहजे का सिलेक्शन कैसे किया जाता है? मुझसे पूछ रहे हैं जी. ये फिल्म की शुरुआत में जब हम लोग बहस करते थे या बातचीत करते थे तो रिबू का कहना था और शुजा का भी कहना था कि क्योंकि ये दरअसल होने वाली थी गोवा में इसकी शूटिंग, और ये कहानी भी वहीं थी और एंग्लो इंडियन कैरेक्टर था, तो इसीलिए ये गोवा जाना था. वहाँ पर कुछ परमिशंस की समस्या आ गई, इसलिए हम लोग ये दुविधा में पड़ गए कहाँ जाना. मैंने कहा कलकत्ता चलें, तो उन्होंने कहा कि हाँ वहाँ चलेंगे. कलकत्ता जाने के बाद ये किरदार को भी गोवन कैरेक्टर से एक बंगाली कैरेक्टर में परिवर्तित करना पड़ा, लेकिन उसका जो एंग्लो पोर्शन है वो ये रखना चाहते थे, तो इसको एंग्लो बंगाली कर दिया. एंग्लो बंगाली करने का तात्पर्य ये हुआ कि चलिए ये यहाँ बंगाल का रहने वाला है. तो उन्होंने कहा अभी अभी आपकी फिल्म पीकू आई है जहाँ आपने एक बंगाली किरदार निभाया है, उसी तरह आप बोले भी हैं, वही एक्सेंट रहा है, एक आध बंगाली के वाक्य भी आपने बोले, यहाँ भी ये बंगाली हो गया, तो दोहराया जाएगा, इसलिए इसको सीधा ही रखते हैं. और फिर जो इन्होंने रिसर्च किया, मैं जो 7-8 साल में बंगाल में रहा, वहाँ पर बहुत से लोगों के साथ संपर्क हुआ, एंग्लो इंडियंस के साथ. उनकी जो कम्युनिटी है वहाँ बहुत काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, वो और चाइनीज़ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, और उनके साथ हमारा मिलना जुलना रहता था. हम थिएटर वगैरह करते थे, सब साथ में करते थे, तो मुझे उनका जो लहजा है या बात करने का तौर तरीका है वो थोड़ा बहुत मुझे उसका ज्ञान था. मैंने जब इनको बताया तो उन्होंने रिसर्च खुद किया, और रिसर्च से पता चला, और उन्होंने फिल्म भी करके हमें दिखाया कि जितने भी वहाँ एंग्लो बंगालीज थे वो आम ऐसे ही बात करते हैं जैसे हम लोग बात करते हैं. तो हमने सोचा कि इसको परिवर्तित नहीं करते हैं, ऐसे ही रखेंगे, सीधा साधा है. या As an actor, when shooting के दौरान, if there are some fights with any filmmaker, how do you move ahead? Because mentally you're not happy, there's no creative, there's some block over there. So how do you arrive on a common ground when there's a fight with the filmmaker? when there's a Fight with the filmmaker. yeah when you disagree. तो मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी बहस करनी है, जितना भी आर्गुमेंट है, जितना भी लड़ाई झगड़ा आपको करना है, वो आप कैमरा के सामने जाने से पहले कर लीजिए, वहाँ तय कर लीजिए. उसके बाद फिर आप एक बार सेट पे जाते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए. एक तो देखिए उससे काम खराब होता है, काम का वातावरण खराब होता है. हम लोग क्रिएटिव चीज़ करने आए हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा तो करने आए नहीं. इसलिए जो कुछ भी आपको बहस करना है पहले तय कर लीजिए, और अगर आप वहाँ पर तय नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, आप अलग हो जाइए. ये कह दें हमें कि साहब आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, आप जाइए, हम किसी और को ले लेंगे. मैं कहता हूँ सर आप हमारी बात नहीं सुन रहे, मैं आपकी फिल्म में काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ. पहले तय कर लीजिए इसका. लेकिन एक बार कुछ तय हो गया, फिर ये जो हैं ये कप्तान हैं, हम इनकी सुनेंगे. और पूरी फिल्म में कई बार ऐसा हुआ, कई बार क्या प्रत्येक शॉट में
ये आकर के मुझसे कहते सर ये आप थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं, इसको थोड़ा कम कीजिए, यहाँ ज़्यादा आपको हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं है, या ये उत्तेजित होकर के बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर बार बोलते रहे और उसमें हम प्रयत्न करते रहे, 3-4 रीटेक हुए उसके और उसको हमने तय किया, लेकिन सुना उन्हीं की बात। जो आप देखेंगे वो जो उन्होंने कहा वही का, मेरा उसमें योगदान नहीं है। मेरा तो जो मैंने सोचा था, बहस से पहले सोचा था और जो कहा था कि ऐसे करना चाहिए, उस पर हम लोग सहमत नहीं थे, इसलिए उसको हमने बाहर कर दिया। जिस पे सहमत हुए वो आप कैमरा के सामने देखें। But some film में इतनी smooth नहीं होती जैसे उनके साथ हुई है। There will be certain phases in your younger days, earlier days, जिसमें कभी-कभी हो जाता है, शूटिंग के दौरान कुछ प्लान की चीजें बराबर नहीं जा रही, तो क्या क्या करते हो उस टाइम? सर मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं जहाँ पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ हो। उल्टा होता है, उल्टा हुआ है कई बार, जहाँ पर मैंने कुछ किया और 7-8 दिन, 10 दिन, 12 दिन काम करने के बाद उनको लगा कि ये सही नहीं हो रहा, उन्होंने मुझे निकाल दिया। वो कोई ऐसी असाधारण सी बात नहीं है। कैजुअली सर उन्होंने मुझे निकाला, उनकी फिल्म बंद हो गई होगी मतलब। नहीं नहीं, वो फिल्म बनी है, आगे चल के बनी है वो फिल्म। उसमें उनको लगा कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं और नहीं हो रहा आपसे काम। सर नाम बताना पड़ेगा सर, कौन है ये लोग? नहीं नहीं है, नहीं नहीं, हाँ जी, नाम सर आप लोगों के ज़माने के लोग नहीं हैं यहाँ, पत्रकार उस ज़माने के हैं, लेकिन हाँ हैं, 2-3 फिल्में हैं ऐसे जहाँ पर ऐसा हुआ, लेकिन इसमें कोई आक्रोश नहीं है, कोई रोष। हाँ जी सर, ये मैंने ऐसा नहीं किया है। और जिस फिल्म में मैंने काम किया है औरों ने ऐसा किया है, औरों का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ और ना ही उन फिल्मों का नाम ले सकता हूँ। औरों के चलते आपकी शूटिंग जल्दी हो जाती थी। नहीं, रुकावट आ जाती है और क्या है, कुछ नहीं बाद में। सर कभी-कभी कप्तान का सुनना भारी पड़ा। भारी मतलब आपको पता है कप्तान गलत चल रहा है। सर कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हमने तय कर लिया है कि एक आदमी कप्तान है और हमको इस फलां प्रोजेक्ट में काम करना है, तो थोड़ी बहुत आपको विनम्रता दिखानी होगी, वरना ना तो आप सही होंगे और ना काम सही होगा। मेरा ऐसा मानना है। मुझे बिल्कुल रोष नहीं है या तकलीफ़ है कि ये फिल्म जो है सही है, ये फिल्म गलत बनी है। मेरे लिए सब फिल्में सही हैं, सब फिल्में अच्छी बनी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें विनम्र होना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं तो हमने समर्पित कर दिया किसी को, एक बार समर्पित कर दिया फिर और कोई जगह नहीं बची कि अब उसमें हम कुछ अपनी बात भी डाल दें। पहले कर लीजिए बात, बाहर जा कर के बात कर लीजिए, लेकिन एक बात समर्पित कर लिया फिर समर्पित हो गए। No, ma'am. These are wonderful epithets that have been created by your community. And if you start questioning me like this, then you are questioning yourself in some manner. Don't do that, because I don't believe in that. And most of the work that I did was done with intention of just another job, another work as a professional. I can't imagine myself thinking that I am this great big guy, or that I am 1 to 10, or I am one man industry. No, that's not a fair question to put to me, because I don't think like that. I don't think that anybody thinks like that. I don't think any artist thinks like that. They all think that this is a particular role, a particular project, and you have to work like this. That's it.
Can I please take that? For every yeah, Music for- director takes that. For every composer, when you first have the opportunity to work with Mr. Bachchan, the first thing you think of is what song am I going to compose that he can sing? Because all of us have grown up with songs that he's sung. And all of us have grown up with somebody who doesn't know how to sing. Therefore, you have to construct something. Please, I mean seriously. No, this is a fact. No. Take it from me. So when we did Ekla Cholo, so I mean it was literally the easiest thing. One, because he already knew the song, he knew the words, he knew everything. In fact, he guided us through a lot of it, and it was literally the easiest thing in the world. And in fact, when I mean it's true. It's true. We worked from 1 in the morning till 3 in the morning. Then we went out and had a cup of coffee. Sujoy was there. There was no effort involved at all. In fact, Clinton had programmed that track and arranged it for us very kindly. So obviously when he's doing his film, the first thing he must have thought of is like, I want to ask him to sing, and then he must have gone to Sujoy. I wasn't there for this, so I may be wrong, but I would like to ask you, Sujoy. हाँ सर. ये पागलपन आपके मन के अंदर कैसे आया सर मुझे पिक्चर कि आप मुझे कहेंगे गाना गाने के लिए? No. See, my thing is, I needed. पिक्चर बेचना है, नहीं. इसीलिए अंत में जब क्रेडिट टाइटल चला तब वो गाना चलाया आपने. No. ये इज्जत दी आपने मुझे. नहीं सर. मैं सोचिए. नहीं ऐसा नहीं है सर. क्या था वो? और ये मैं आपको बता दूं, ये इनकी बहुत पुरानी आदत है. और उदाहरण के लिए इनके पास भी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं. इतने अच्छे गाने दिए इन्होंने इसकी पिक्चर में, लगाया ही नहीं इसने. कहानी में if you hear the album, it's one of our best works. एक डेढ़ गाना है फिल्म में, वो भी मतलब कहीं पीछे नेपथ्य में चल रहा है. नेपथ्य. सर वो तो नेपथ्य. No, but thing is, no, I needed a voice people would listen to. So whether it's the voiceover at the end of the film or somebody singing, I needed a voice somebody would listen to, and who better than sir. So it was a very. This is But ridiculous. may I just say also because no better voice than Kishore Da for Ekla Chalo Re. You already had that version with you. No, but sir, No. But if you have not heard Kishore Da's version. That's fantastic. Oh, it's Kishore's version. Is और मैं आपको बता दूं जो शायद आपको पता नहीं है. No, but कि sir, we एकला wanted- चलो रो में एक छोटी सा जगह आती है जहाँ पर जहाँ हम लोग हिंदी में हम उसको हिंदी में गाते हैं. we did the verse in Hindi, yes. वो जानबूझ के किया क्योंकि वहाँ पर पहले किशोर दा का गाया हुआ जो बंगला में है वो डालना था, और क्योंकि उसके राइट्स का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था और हमें पता नहीं था कि इसके राइट्स किसके पास हैं, इसलिए उसको निकालना पड़ा. आप वो अभी सुनेंगे तो आप चकित हो जाएंगे. हमने शुरू के जो मुखड़ा है वो गाया, फिर उसके बाद संगीत हुआ, फिर उसके बाद बीच में एक अंतरा जो है वो हिंदी में आता है. वहाँ पर किशोर दा का बंगाली वर्जन डाला हुआ था. इतना खूबसूरत लगा था. Beautiful. पर बाद में उसको निकालना पड़ा क्योंकि उसके राइट्स का कुछ किसी को पता नहीं था कि राइट्स थे. No, but it had to be an Amitabh Bachchan song. So one question, you have an amazing sense of humor, you've always had that. In an industry, you've been working for the longest amount of time, egos many a times, they just manifest even during the shooting and long hours you have to put in as well. How important has been your sense of humor in just helping you just wade through the entire journey so far? How is my sense of humor? How your sense of humor has helped you just wade through the entire journey so far? Even while shooting, there are सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मुझे देखो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है यार. How can you say that? things like his, in taking things like that. I'm sure that it must be tough, like there must be tensions. How do you answer this question? नहीं इसका जवाब कैसे दे रहे हैं? I mean, I can answer it as someone who's been there for a few sessions in the studio, whatever. Late nights भी हुई हैं, long hours भी हुई हैं, बाकी सारे सब चिढ़ गए हैं, but Mr. B has always been constant and always lightened everything up. मतलब he never lets you believe, and now I'm speaking as a fan. He never lets you believe that he's Amitabh Bachchan, as you can see. मतलब never. This वो मानते नहीं. मतलब आप कितना भी awe में रहें, आप कितना भी you feel like my God, we got to have everything ready. When he comes in, he's completely chilled out. Music सुनेंगे, नए headphones देखेंगे. We just have a good time.
And I think that's the most amazing characteristic anyone can have, to have achieved so much and to not carry the weight of it. I mean, it's something for all of us to learn. And इस I mean, इंटरव्यू का विषय 3 फिल्म है, जी, इसका विषय मेरा So- नहीं है, तो नहीं, but अब क्वेश्चन था तो आंसर तो करना था ना। यहाँ बैठ कर के सब सुनना सर बड़ा अजीब सा लगता है। तो फिल्म के बारे में यदि कोई बात हो या किस तरह से बनाई जाती है, इसके अगर यदि कोई प्रश्न हो। जी, I mean, ये गाना मेरा नहीं, Clinton has composed it. I wasn't unfortunately there for the Which recording, one? but as a musician मैं कहना Curate, चाहूँगा the one कि- that I said, yeah. Curate, it's a Yeah. texture, a voice texture है जो मैंने I've never heard Mr. Bachchan sing like that before. एक विनम्रता is the word that you used, एक नरमी है उसमें जो बेहद खूबसूरत है, and makes it feel like a Simon and Garfunkel song almost. How and why did that come about, sir? ये हमने शुरू में आपको बताया कि जॉन विश्वास जो है ये बड़ा ही वृद्ध इंसान है, 74 वर्ष इसकी उम्र है, थका झुका कमज़ोर सा इंसान है और एक ऐसा इंसान है जिसको गाना बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए जब वो गाएगा या वो कोशिश करेगा गाने की तो उसकी आवाज़ ऐसी ही निकलेगी, जो कि आमतौर पर मेरी आवाज़ निकलती है। आपको शायद पता नहीं है लेकिन है ही ऐसा। ये लोग खामखा बहुत से ऐसे अच्छे औजार मिल गए हैं इनके पास जिससे ये सही कर देते हैं आवाज़ को। पुरुष की आवाज़ को महिला बना देंगे, महिला को पुरुष बना देंगे, ये क्या क्या कर देते हैं आप। इट वॉज सपोज टू बी, अगर मैं अपनी पोती के सामने बैठ करके उससे बात करता होता तो कैसे बात करता। तो इन्होंने सोचा कि अब पोती है नहीं, मान लीजिए कि मैं उसकी तस्वीर के सामने बैठा हुआ हूँ और अगर उससे बात कर रहा हूँ तो कैसे बात करूँगा उससे। वो खो चुकी है, वो उसकी ज़िंदगी से निकल चुकी है, कैसे बात करेगा वो। और यदि उसको संगीतबद्ध करना हो तो संगीत किस तरह का बनेगा और किस तरह से वो उसको धुन लगा करके गा करके सुनाएगा। तो उनको एक बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ चाहिए थी, तो वही किया। So once you get a script in your hand, how do you end up saying yes to it? And then Ribu offered you the script. What did you like about his work in the script? ये स्क्रिप्ट का तो देखिए वो आप पढ़ के देखते हैं वो तो कैसा स्क्रीन प्ले होगा, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शुरुआत के 5-10 मिनट में जब कोई बता रहा होता है कहानी, उसी समय आप तय कर लेते हैं कि हाँ ये मुझे करना है या नहीं करना है। 4-5 मिनट के अंदर यदि कोई कहानी सुनाने वाला आपको पूरी कहानी बता दे, वो एक गुण होता है जो मैं पकड़ना चाहता हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर 4-5 मिनट के अंदर वो पूरी कहानी बता दे और आपको वो इम्प्रेस कर दे तो उसको मैं कर लेता हूँ। और स्क्रिप्ट वगैरह तो बात की बातें होती हैं, कैसा लिखा जाएगा, क्या करना है। तो जब इन्होंने मुझसे कहा कि ये एक कहानी है और दरअसल इनके साथ हम कोई और कहानी बना रहे थे, सॉरी फॉर द पन, बट उसका नाम था केरला, और केरल में वो होने वाली थी। फिर ये एक दिन आए, उन्होंने कहा कि एक और हमारे पास है, एक कोरियन फिल्म है, उसके राइट्स हमने लिए हुए हैं, उसकी जरा बात सुने। 1 मिनट के अंदर हमने तय किया कि वो केरला नहीं बनानी, ये बनानी। तो इतनी जल्दी उसका निर्णय हुआ। और फिर रिव्यू के साथ हमने पहले काम किया हुआ था युद्ध में, तो तय कर हो गया, काम शुरू हो गया। How was the experience of working with Vidya Balan once again, sir? You had like a par with her. Yeah, I mean it's unbelievable. Was it an all Bengali set, sir? हाँ जी? Everyone was speaking Bengali on the set. Picture हिंदी Yes, में बन रही it was- लेकिन सारे At times we used to. Huh? Yeah. When we meet, we still speak in Bengali. No, I know, Mr. Mandatory. Bachchan. My Bengali is bad, but you know we used to. I try and थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बेचारा नवाज फंस जाता था। No, I've been in that situation because Sujoy sir जब speaks बच्चन better साहब से Bengali बात than करते हैं most तो of us. बंगाली बात करते हैं। आसपास जितने लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं। और जी, इस फिल्म का सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सा लगा आपको? क्या करते हुए? मुश्किल तो हर सीन में होती, चाहे आपको कुछ बोलना हो, ना बोलना हो, चुपचाप बैठना हो। कैमरा के सामने चुपचाप बैठे रहना ही बहुत मुश्किल काम है, ये मैं ऐसा मानता हूँ। साधारण होना कैमरा के सामने, ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। मुझे ऐसा लगता है इसमें मैं काफ़ी चिंतित था 2 सीन्स के बारे में। एक तो क्योंकि वो बहुत लंबे थे और उसमें काफ़ी कुछ
हमें बोलना था उसको कैसे याद करेंगे, और दूसरा ये था कि ये दर्शाया कैसे जाएगा। ये जब आप फिल्म देखेंगे तो शायद आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन से क्लाइमैक्स के जो सीन्स थे उनमें मुझे लगा कि ये कैसे किया जाएगा, इसको कैसे करेंगे। लेकिन बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने मुझे समझाया कि देखिए इसमें हालांकि है तो बहुत कुछ बोलना, लेकिन इसको हमको टुकड़ों में लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जो आप बोलेंगे उसका रहस्य हमें खोलना पड़ेगा। ऐसी वो तो क्योंकि मिस्ट्री फिल्म है, इसलिए अंत में जाकर के जो रहस्य है वो खुलता है। तो ये जो कुछ भी आप बोलेंगे फिर इसे हमें दिखाना पड़ेगा जो कि पहले न दिखाया गया हो। पहले आपको साधारण दिखाया गया होगा, उसमें आपको लगेगा कुछ और, लेकिन अंत में जाकर कुछ और होता है। ये तो हर मिस्ट्री फिल्म में होता है। तो उससे थोड़ी सी सांत्वना हुई, लेकिन हाँ वो कष्ट ज़रूर था। और एक और दृश्य था, और दोनों, एक दृश्य तो क्लाइमैक्स में था और एक नवाज के साथ था, लेकिन किसी तरह से निभ गया वो। मैं ऐसा मानता हूँ काफ़ी कुछ। एनी एक्शन इन दिस फिल्म सर? थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो मतलब एज अ फैन राइटिंग द स्क्रिप्ट, मतलब नो मारपीट अपार्ट फ्रॉम आई मीन योर कॉन्वर्सेशन विद सुजॉय ऑफसेट। नहीं, ऑफसेट कुछ नहीं बना। जी जी, आप कुछ। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पता नहीं मेरा उत्तर आपको पसंद आएगा या नहीं। सर, नहाते समय ये सोच शुरू होती है। सही कह रहा हूँ मैं आपसे। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं और साइंटिस्ट भी कहते हैं ऐसे कि द बेस्ट थॉट्स कम टू यू व्हेन यू हैविंग अ बाथ, नहाते समय। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कई बार जब हम लोग नहा रहे होते हैं, जब पानी पड़ता है, तो सबसे अच्छे ख्यालात, क्या करना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए, क्या धुन होनी चाहिए, सारी क्रिएटिव चीज़ें जो हैं वो उसी समय आ जाती। इसीलिए कहीं मैंने एक दिन देखा, इश्तिहार देखा कि वो जो टेप रिकॉर्डर होता है वो पानी में भी चल सकता है। वाटरप्रूफ, आई हैव वन, वो है मेरे ना? शावर में रहता है बिल्कुल। वो अभी मैं अपने साथ गुसलखाने में रखता हूँ। कोई भी ख्याल उस समय आया, पट से उसी में बोल देते हैं, क्योंकि कई बार नहाने के बाद वो भूल जाते हैं हम लोग कि क्या था वो। तो वहाँ पर शुरू होता है। शीशे में अपने आप को आप देखते हैं गुसलखाने में, कुछ चेहरे बनाते हैं जो आप आम जीवन में नहीं बना पाएंगे। या कुछ आप ऐसा बोलते हैं या करते हैं जो कि आप आम जीवन में नहीं कर पाएंगे। या फिर जब आप मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरों का मुझे नहीं मालूम। मेकअप करते समय जब मैं बैठता हूँ पहले दिन, वो पहला दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मुझे ऐसा लगता है पहले दिन आप क्या किरदार है, क्या बोलना है, किस तरह का माहौल बनने वाला है, ये उसी समय तय होता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उसी दिन कलाकार तय कर लेता है कि ये सही है या ये सही नहीं है। पहली बार जब आपका मेकअप लगता है, आप विग पहनते हैं, आपके कुछ दाढ़ी मूछ लग जाती है या मेकअप ऐसा होता है या आप देखते हैं अपने आप को, वो सबसे पहले निर्धारित करता है कि हम इसको इस तरह खेलेंगे। बाकी सब फिर उनके हाथ में होता है, वो बताते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये 2-3 जगह हैं जहाँ आप अकेले होते हैं या जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, उस समय तो मैं, बहुत से लोग होते हैं जो उसको पढ़ के अपने आप बोलते हैं वो लाइनें। कई बार कोशिश की मैंने, लेकिन उसका मज़ा नहीं आया। मुझे लगता है कि सेट पे जाकर के दूसरों के सामने उसे बोलना वो ज़्यादा मेरे लिए आसान होता है। आसान मतलब आसान कर देता है काम को। जाते ही अगर शांति वातावरण हो जाए, अरे कलाकार आ गया, शांत हो जाओ, क्वाइट एवरीबडी इज गोइंग टू, समटाइम्स आई डोंट लाइक दैट, आई मीन आई नेवर लाइक दैट। मैं चाहता हूँ कि आवाज़ होती रहे, शोरगुल होता है, उसी बीच में अपने लाइनें भी बोलता रहूँ मैं। एक वो समय होता है। दूसरा समय होता है जब सेट के ऊपर हम लोग
अपना मेकअप ठीक करते होते हैं, वो केवल एक बहाना होता है कई बार। मैडम मैं आपको बोल दूँ कि हमारी मूंछ गलत है या बाल गलत है या टेकर है, दरअसल हम आप लोग लाइन्स अपनी याद कर रहे हैं। यार ये लाइन बोलनी है, अगले शॉट में याद कर लो ऐसे। यार क्या बोल रहा है वो, इससे वो लाइन्स याद करने का एक वो बहाना होता है। बहुत सारे किरदार आपने निभाए हैं और जब शूटिंग खत्म हो जाती है तो उस किरदार को जीना खत्म कर देते, पर्दे पड़ा जाता है। पर कोई किरदार ऐसा रहा जो बहुत जिद्दी हो, शूटिंग खत्म होने के बाद भी वो आपसे रिश्ता नहीं तोड़ रहा हो और कुछ दिन लगे हो आपको अपने नहीं, आप ऐसा से नहीं अलग होता, करने के मेरे लिए? साथ नहीं हुआ ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। You had an iconic character in Bob Biswas in Kahani, and now you're having John Biswas. Do you have somewhat liking for the Biswas? विश्वास फैमिली ट्री का क्या चक्कर है? And one more question. But surprisingly, Can you ever imagine that Bob Biswas will become such an iconic character the way he became on Kahani? no, I didn't. I didn't have the faintest on that. But on the other note, Biswas is a very common Anglo-Indian surname in Kolkata. Incredibly common. I mean, if all the surnames that you'll get, Biswas is probably one of the most common. And he wanted to create somebody who's extremely common. And if you go, so if you say John Biswas in Calcutta, you'd probably say John. 20 people saying, "Huh, kya hoche?" So like that. So, shall we, sir? या दे दे जी जी। आईपीएल खत्म हो चुका है, अब सेट मैच में सिर्फ सूर्यवंशम ही दिखने वाला है। आपने कितने बार देखी है सूर्यवंशम या एनी ऑफ योर फिल्म दैट यू हैव सीन मैक्सिमम नंबर? दीवार देखी है, शराबी देखी है, शोले, अग्निपथ देखी कई बार। ये कुछ ऐसी फिल्म है। सूर्यवंशम में एक बार देखी। जी जी, वो निकाला था। या उस समय बहुत फरहान बहुत डिसिप्लिन है इन सब मामलों में। वो चाहिए, उनको ऐसे ही चाहिए, तो उनको हम ना नहीं कर सके। No, नहीं, कौन बोलने की बात नहीं है। ट्रेडमार्क ना। एक आर्मी ऑफिसर, ये प्रॉब्लम होता है। हमें प्रॉब्लम हुआ था जब हमने एक फिल्म की थी मेजर साहब। मेजर साहब में टीनू आनंद को बियर्ड चाहिए था, लेकिन बियर्ड अलाउड नहीं है आर्मी में, अनलेस यू आर अ मुस्लिम कैरेक्टर, बट ही वॉज नॉट अ मुस्लिम कैरेक्टर, सो दे वर नॉट अलाउड। एंड यू आर नॉट अ सरदार, यू आर नॉट अ सिख, दे आर अलाउड टू कीप। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी उस समय, लेकिन सिनेमैटिक लाइसेंस या लिबर्टी ले ली उन्होंने उस समय। पर हाँ, क्योंकि लक्ष्य में वो चाहते थे कि ये एक ब्रिगेडियर है और इनकी दाढ़ी नहीं हो सकती, मूंछ हो सकती है। Okay, so thank you for the opportunity. Thank sir. you very much. I got to ask a lot of stuff that I actually have wanted to ask for a very long time. Kabhi, it never occurs because we're always having such a good time. But thank you for this, and thank you everybody for your questions. Thank you so much. And thank you, Sujoy, for not saying anything. Yeah, It's most informative. First take some pictures. Yeah, sure. Yeah. We'll take it here? Yeah, Yeah, come. अरे ये माइक निकाल लेना यार। माइक निकाल